सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी टी वी। तो कैसे आप सब बड़े बड़े कैसे चल रही है? तो बढ़िया। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कंपटीशन एक्ट के बचे हुए क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है। अब कंपटीशन एक्ट के बचे हुए क्वेश्चन मतलब कि इसके पहले एक वीडियो इशू हुआ था, आधी पौन घंटे का वीडियो था, उसमें 13 क्वेश्चन कवर हो गए थे। ठीक है। अब हम जो है बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ने रिकमेंड करा तो अपॉइंट करा RKP, जिसकी एज 56 साल थी, एज अ मेंबर ऑफ कंपटीशन कमीशन 1 जनवरी 2009 से। स्टेट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द टर्म, सबसे पहले तो टर्म पूछ रहा है, तो ठीक है, आप एक टर्म फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स अपॉइंट कर सकते हो। दूसरा, वेदर ही कैन बी री अपॉइंट, तो हाँ, तुम री अपॉइंट भी हो सकते हो। फिर बोला है कि ऑल्सो इफ़ ही रिज़ाइन, क्या बोला है, इफ़ ही रिज़ाइन आफ्टर 2 ईयर वेदर द वैकेंसी कैन बी फिल्ड, अगर ये रिज़ाइन हो रहा है आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद ही रिज़ाइन कर रहा है, क्या वैकेंसी कैन बी फिल्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। देखो, अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसका, मेंबर एज ए मेंबर हुआ था अपॉइंटमेंट। अब बोला है इफ़ ही रिज़ाइन, तो वेदर द वैकेंसी कैन बी फिल्ड अप बाय द चेयरमैन, क्या चेयरमैन वैकेंसी फिल करेगा क्या। इसके लिए अगर आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है चेयरमैन और मेंबर्स को, तो वैकेंसी हो जाती है, तो ये चेयरपर्सन थोड़ी ना फिल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिल करेगा। पर ठीक है, वैकेंसी हो गई है, तो ऐसे केस में जो है, अब देखो, अब ऐसे केस में वैकेंसी हो गई है, तो अगर चेयरमैन की पोस्ट पे होता है तो फिर ऐसे केस में सीनियर मोस्ट मेंबर जो होते हैं वो चेयरपर्सन बन जाता है, जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो। ठीक है, ऐसे केस में ऐसा रहता है। तो अब इधर तो जो है एज ए मेंबर अपॉइंट हुआ है। ठीक है, पर जब ऐसा वैकेंसी होती है चेयरपर्सन की, ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी वैकेंसी होती है, इनेबिलिटी टू फंक्शन होता है, तो सीनियर मोस्ट मेंबर, सीनियर मोस्ट, ठीक है, वो फंक्शन करता है एज ए चेयरपर्सन जब तक नया चेयरपर्सन नहीं आ जाता। ठीक है, या तो अपन बोल सकते हैं जब तक पुराना चेयरपर्सन है रिज्यूम नहीं करा। तो अपने को ये वाले पॉइंट पे जोर देना जरूरी है कि भैया वैकेंसी कौन फिल करेगा। अभी तो अपन ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट फिल करेगा। ठीक, चलो। या फर्दर रिक्वायर्ड टू मेंशन द कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, साथ ही साथ इसने कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी भी पूछ लिया। अभी तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन हमने बताया था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चेयरपर्सन होता है और 2 से लेकर 6 तक मेंबर होते हैं, होल टाइम मेंबर होते हैं। दोनों को इंटीग्रिटी, एबिलिटी, स्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिलेक्टेड सेक्टर्स में वो 15 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, और इनके अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपॉइंट करती है, पर साला जो नाम है, वो नाम का सुझाव, वो रिकमेंडेशन, वो सिलेक्शन कमेटी देती है। तो अब ये सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन हमको बताना है, मतलब हमको 4 चीज़ें बतानी इसमें। पहला चीज़ तो इन्होंने पूछ लिया टर्म का। ठीक है, दूसरा, क्या इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। तीसरा, अगर रिज़ाइन होगा तो क्या होगा, वो कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। चलो ठीक है, तो अपन चारों चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ठीक है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर, जो टर्म ऑफ ऑफिस है, एक टर्म 5 साल का। ठीक है, और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। और ठीक है, शैल नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग एज 65 के बाद तो वैसे भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर पर्सन की एज 62 है तो ऐसे केस में तो 3 साल ही वो ऑफिस अपॉइंट कर सकता है। फिर ऐसा बोल के रखा है कि चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं है इस वैकेंसी को फिल करने की। अगर वैकेंसी होती है तो चेयरमैन तो नहीं फिल करता। ठीक है, और सिलेक्शन कमेटी है, तो सिलेक्शन कमेटी में जो है, देखो, अब सिलेक्शन कमेटी में कंपोजिशन क्या है, तो देखो, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे पहले, और हिज नॉमिनी, वो चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन होगा। फिर 2 मिनिस्ट्री के लोग होंगे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो 2 मिनिस्ट्री के लोग हो गए और 2 एक्सपर्ट के लोग हो गए, इसलिए हम उसको 1:2:2 बोलते हैं। ठीक है, 2 एक्सपर्ट के लोग, क्या, 2 एक्सपर्ट जिनका स्पेशल नॉलेज है। ठीक है, स्पेशल नॉलेज हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो इन सब में, इंटरनेट, लॉ, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फाइनेंस, अकाउंटेंसी। अब देखो, कुछ कुछ अच्छे वर्ड्स है, देखो, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स,
पब्लिक अफेयर्स, कंपटीशन मैटर्स, ये भी है पब्लिक अफेयर्स और कंपटीशन मैटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर HCJ जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है, उसकी एज 61 ईयर्स हो चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया चेयरपर्सन विच इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2005, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट टर्म। तो ठीक है, टर्म 5 साल और मैक्सिमम 65 ईयर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम 65 ईयर्स, तो इधर तो सिर्फ 4 साल के लिए हो सकता है। ठीक है, वेदर ही कैन बी रीअपॉइंट, तो इधर केस में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो टिल व्हेन ही रिमेन एज अ चेयरपर्सन, कब तक ये चेयरपर्सन रहेगा? तो देखा जाए तो 2004 से लेकर हम जो है 4 साल जोड़ लो। ठीक है, 62, 63, 64, 65, 5, 6, 7, 8, 31 दिसंबर 2008, ये हो गया हमारा 31 दिसंबर 2008। ठीक है, ओके। तो एक्स मेंबर है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूव करा, अब रिमूव कर दिया ऑन द ग्राउंड डेट कि उसने एक्वायर करा है फिनेंशियल इंटरेस्ट। देखो, उसने एक्वायर करा है फिनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक, तो जो प्रीजुडिशियली फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, टैक्स ने चैलेंज करा ये वाला रिमूवल जो गवर्नमेंट का किया, क्लेम ही दैट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है इस रिमूवल का ऑर्डर पास करने की। तो क्या एक्स सही बोल रहा है? देखो, दो चीज़ें ऐसी होती है, 2 पॉइंट्स है रिमूवल के। उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफ़र करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट आउटराइटली नहीं कर पाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिमूवल करा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कर सकता है, पर आउटराइटली नहीं करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को जो है रेफरेंस देना पड़ेगा। सबसे पहले उसने एक्वायर करा है फिनेंशियल इंटरेस्ट या अदर इंटरेस्ट, जिससे वो जो है विच अफेक्ट द फंक्शन, क्योंकि आपने फिनेंशियल इंटरेस्ट या अदर इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया ना, तो आपकी फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, अपनी पोजीशन का एब्यूज़ करा है। ठीक है, अपनी एक्वायर की बात नहीं कर रहा है फिनेंशियल इंटरेस्ट की, अपनी पोजीशन को उसने एब्यूज़ करा है, तो अब उसका कंटिन्यू करना है, डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा, प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 2 चीज़ें हैं। ठीक है, पहली चीज़ कि एक्वायर्ड फिनेंशियल इंटरेस्ट या अदर इंटरेस्ट। ठीक है, एक्वायर करना फिनेंशियल इंटरेस्ट या अदर इंटरेस्ट। ठीक है, विच अफेक्ट इज द फंक्शन, आपने फिनेंशियल इंटरेस्ट या अदर इंटरेस्ट एक्वायर करा जो आपके फंक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, या तो आपने फिनेंशियल इंटरेस्ट अदर इंटरेस्ट एक्वायर नहीं करा, आपने अपनी पोजीशन का एब्यूज़ करा है। ठीक है, अब पोजीशन का एब्यूज़ करा है सो एज टू रेंडर, अब पोजीशन का ऐसा एब्यूज़ करा है कि रेंडर करना सर्विस डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। तो देखो, यही लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन सम पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन है इस सेक्शन के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू रिमूव द मेंबर, ठीक है, फ्रॉम हिज ऑफिस, तो रेफरेंस देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और फिर वो बताएगा, ठीक है, रिपोर्ट देगा आफ्टर इंक्वायरी कि भैया रिमूवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगा, गिव ऑर्डर ऑफ रिमूवल। तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रेफरेंस देगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देगा। ठीक है, आफ्टर इंक्वायरी का रिपोर्ट देगा, क्या रिमूवल करना चाहिए, रिपोर्ट में बताएंगे कि रिमूवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर तो सकता है रिमूव, पर उनको अब वो प्रोसीजर जो है फॉलो करनी पड़ेगी। अगला, चेतन रिटायर एज अ मेंबर ऑफ CCI, वो तो रिटायर हो गया एज अ मेंबर, वो रिटायर एज अ मेंबर। ठीक है, ही हैज़ ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ CEO इन LCD लिमिटेड, तो उसको एक CEO की पोस्ट दी है, वही LCD लिमिटेड जो पहले पार्टी था इन द प्रोसीडिंग। तो चेतन ने ज्वाइन कर ली कंपनी। ठीक है, अब व्हाट विल बी द पोजीशन इफ़ मिस्टर चेतन ज्वाइन मोना, उसने LCD के साथ मोना ज्वाइन कर लिया जो गवर्नमेंट कंपनी है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। तो अगर मोना को ज्वाइन करता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, जैसे कि आपका इधर गया, आप इधर रिटायर हुए, आपने फिर जो है CEO की पोस्ट पे LCD को ज्वाइन करा, तो LCD गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, मोना गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, अब LCD भी पार्टी इन प्रोसीडिंग थी, मोना ही पार्टी इन प्रोसीडिंग है, पर गवर्नमेंट कंपनी पे एक्सेप्शन है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 12 की, सीज टू होल्ड अपॉइंटमेंट। क्या बोलते हैं कि अगर आप रिटायर हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हो, जो भी है, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते कंपनीज का जो पहले थी पार्टी टू प्रोसीडिंग, एटलीस्ट 2 साल जो पहले थी पार्टी इन प्रोसीडिंग। तो पर्सन सीज टू होल्ड ऑफिस, अब एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट, अब अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता उन कंपनी में जो पार्टी टू प्रोसीडिंग थी। तो वापस बोल रहा हूँ कि पर्सन सीज टू होल्ड ऑफिस, पर्सन ऑफिस से सीज हो गया है, तो कैन नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंटरप्राइज जो पार्टी टू प्रोसीडिंग थी,
ठीक है, इन 2 ईयर्स, इन नियर 2 ईयर्स, मतलब इन बिफोर 2 ईयर्स, मतलब कि 2 साल पहले अगर ऐसा था तो सीन। अब ये किस पे नहीं लगता, ये मतलब कि ये किस पे नहीं लगता, इन द सेंस कि आप इधर तो अपॉइंट हो सकते हो, इसमें 2 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, तो इन सब पे हो सकते हो। जैसे कि LIC हो गई, ONGC लिमिटेड हो गया, ठीक है, उधर आप एम्प्लॉय हो सकते हो। तो ये बोल के रखा है कि प्रोविज़न है, 1 सेकेंड, प्रोविज़न है सेक्शन 12 का कि चेयरमैन या मेंबर जो है शैल नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही सीज, तो वो सीज हो गया तो 2 साल तक, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता एम्प्लॉयमेंट और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो कनेक्शन में है, विच हैज़ बीन अ पार्टी इन प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन, जो कमीशन के पहले, ठीक है, पार्टी इन प्रोसीडिंग थी। तो मैं थोड़ा अपने वर्डिंग्स को ठीक करता हूँ, मतलब कि जो पहले पार्टी इन प्रोसीडिंग थी, ठीक है, सीज होने के बाद 2 साल तक उधर अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। ये जो प्रोविजन है विल नॉट अप्लाई टू एनी अपॉइंटमेंट इन अ गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, इन सब पे नहीं लगता। तो गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन पे नहीं लगता, और गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। तो ठीक है, क्या बोल के रखा है कि 31 अक्टूबर 2014, ठीक है, तो 1 नवंबर हो गया, ठीक है, तब क्या बोल के रखा है। अब देखो ये 1 साल ही हुआ है, तो ओनली 1 ईयर हैज़ एक्सपायर्ड, तो आपको 2 साल तक तो वेट करना है, 2 साल तक आप अपॉइंट नहीं हो सकते। पर वो 2 ईयर्स का रिटायरमेंट इस पर नहीं लगता, तो लिखा हुआ देयर इज़ नो बार टू ज्वाइन मोना लिमिटेड, कोई बार ही नहीं है मोना लिमिटेड को ज्वाइन कर लो भैया। उधर कोई वो भले वो पार्टी इन प्रोसीडिंग हो, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो भी। ओके, तो मिस्टर ZPM वो अपॉइंट हुआ है एज अ मेंबर, ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, 12 साल का ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, कैसे हो सकता है, तो और विच इज़ नॉट अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। अब ये डिफेक्ट है, तो वाई के जे अगेंस्ट हुम कमीशन ने डिसीजन दिया, तो वो इनवैलिडेट करना चाहता है। तो देखो इनवैलिडेट तो नहीं हो सकता, देवी करके अपन ने पढ़ा है, डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट, ठीक है, वैकेंसी और इरेगुलरिटी, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वैकेंसी, देखो वैकेंसी है, डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट, इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर नहीं कर सकते। वो जो है नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस, ये केस की मेरिट को अफेक्ट नहीं कर सकता। अब अगला क्वेश्चन, ABC मेड जो है, हाँ अगला क्या है, ABC लिमिटेड मेड एन IPO, उसने IPO करा फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का IPO करा, एग्जामिन वेदर दिस शेयर कैन बी कंसिडर गुड्स, क्या कॉम्पिटिशन एक्ट में गुड्स है। तो देखो इसमें बोलता है डिबेंचर स्टॉक एंड शेयर आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है, गुड्स में जो डेफिनेशन में आता है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, गुड्स वो तो है ही है, इंक्लूडिंग एक आता है डिबेंचर स्टॉक शेयर आफ्टर अलॉटमेंट। तो ये तो IPO रेस करा है, तो IPO आफ्टर अलॉटमेंट कहाँ हुआ, ये डिबेंचर स्टॉक एंड शेयर आफ्टर अलॉटमेंट कहाँ हुआ, तो ये गुड्स नहीं है। तो देखो गुड्स क्या होते हैं, तो एज डिवाइडेंस होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंक्लूड, अब इंक्लूड क्या 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 होगा, तो देखो क्या है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोसेस टू माइंड, तो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर, देखो प्रोडक्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, प्रोसेस माइंड, डिबेंचर स्टॉक शेयर जो है अलॉटमेंट के बाद के, और जो है देखो एक तो गुड्स जो इधर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर प्रोसेस या प्रोसेस हो रहे हैं, गुड्स सप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल्ड इन इंडिया, गुड्स इम्पोर्टेड इन इंडिया, इंडिया में इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो ठीक है, गुड्स प्रोसेस्ड मैन्युफैक्चर माइंड, ठीक है। फिर गुड्स की बात करें तो इन रिलेशन टू जो भी है, इन रिलेशन टू गुड्स सप्लाइड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल्ड इन इंडिया, गुड्स इम्पोर्टेड इन इंडिया, गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, और डिबेंचर स्टॉक एंड शेयर आफ्टर अलॉटमेंट, तो इसलिए ये नहीं है, ठीक। चलो क्वेश्चन 19 अपना, क्वेश्चन 19 क्या है अपना, 1 सेकेंड रुको। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट रिसीव हुई है कि ABC कंपनी एब्यूज़ कर रहा है डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है। अब वो रेंडर करना पोजीशन डेट्रीमेंटल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। ब्रीफली द फैक्टर्स दैट विल बी कंसीडर, ओके, ब्रीफली द फैक्टर दैट विल बी कंसीडर बाय द कमीशन टू एसेंडेंट, कि क्या इसने एंजॉय करा है डोमिनेंट पोजीशन। देखो एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, तो फैक्टर्स बताओ। अब एक और फैक्टर्स पूछ लिए जिससे समझ में आए कि क्या ये सही में डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय कर रहा है क्या, ठीक। इसके पहले जो अभी अपन ने फैक्टर्स पढ़े थे वो एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट के फैक्टर्स पढ़े थे, अब अपन पढ़ रहे हैं एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के, ठीक। तो देखिए क्लियर कट डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स डिटरमाइन कि एंजॉय करा डोमिनेंट पोजीशन की कौन कौन से फैक्टर थे, ये पता करने में मददगार होते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि क्या तूने डोमिनेंट पोजीशन को एंजॉय करा है क्या,
तो एब्यूजिंग ऑफ डोमिनेंट पोजीशन आप कैसे देख सकते हो? तो देखो पहले तो मार्केट की बात हो गई कि मार्केट शेयर, ठीक, फिर मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट साइज हो गया। तो मार्केट शेयर, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट साइज। अब साइज से कनेक्ट करो साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ इंटरप्राइज एंड साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। तो अपने को ज़्यादा फैक्टर नहीं लिखने हैं, मार्केट शेयर, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट साइज, फिर साइज से कनेक्ट कर जाए साइज एंड रिसोर्सेज, ठीक है, साइज एंड रिसोर्सेज इंटरप्राइज के साइज एंड रिसोर्सेज, ठीक है, इंटरप्राइज के साइज एंड रिसोर्सेज एंड साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। फिर कॉम्पिटिटर से एक पॉइंट अपन ने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, कमर्शियल एडवांटेज है ओवर कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर के ऊपर कमर्शियल एडवांटेज। तो अपन ने इस तरीके से 6 पॉइंट देख लिए। तो अपन ने पढ़ा था साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्राइज एंड साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, ठीक है, साइज एंड रिसोर्सेज ऑफ इंटरप्राइज और साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर से अपन ने क्या कनेक्ट करा? कॉम्पिटिटर से अपन ने कनेक्ट कर लिया कि क्या कमर्शियल एडवांटेज है ओवर कॉम्पिटिटर, और एक इंटरप्राइज से पॉइंट कनेक्ट कर लो कि वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरप्राइज, ठीक है, इंटरप्राइज का वर्टिकल इंटीग्रेशन, फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरप्राइज, डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर का डिपेंडेंस ऑन इंटरप्राइज। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरप्राइज एंड डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर का कितना डिपेंडेंस है ऑन इंटरप्राइज। सेल एंड सर्विस नेटवर्क देख लो ऑफ इंटरप्राइज एंड डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर। क्या मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की, वो गवर्नमेंट कंपनी है तो मोनोपोली डोमिनेंट पोजीशन है गवर्नमेंट कंपनी के कारण। काउंटरवेलिंग बाइंग पावर है, एंट्री बैरियर, रेगुलेटरी बैरियर है, काउंटर सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल कॉस्ट है। तो मार्केट शेयर, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट साइज अपन ने पढ़ लिया, 3 पॉइंट अपन ने ऊपर उधर पढ़ लिए। अब वो साइज से अपन ने साइज एंड इंपॉर्टेंस, साइज एंड रिसोर्सेज पढ़ लिया। तो साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटर में अपन ने पढ़ लिया इकोनॉमिक पावर इकोनॉमिक एडवांटेज, ठीक है, ओवर कॉम्पिटिटर, ठीक है, इकोनॉमिक एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर, ये पढ़ लिया। इंटरप्राइज से 2 पॉइंट अपन ने देख लिया, वर्टिकल इंटीग्रेशन, डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर। इस तरीके से 7-8 पॉइंट अपने हो जाते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा यूनिक है, सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल कॉस्ट, ये देख लेना, ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल कॉस्ट और काउंटरवेलिंग बाइंग पावर, तो वो जो है थोड़ा सा यूनिक है, सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल कॉस्ट, काउंटरवेलिंग बाइंग पावर। अब देखो अगला क्वेश्चन, इन अ प्रोसीडिंग बिफोर CCI, इन अ प्रोसीडिंग बिफोर द CCI इन्वॉल्विंग 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी, प्लेंटिफ ने रिक्वेस्ट करा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को टू कॉल अपॉन द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल सेक्टर टू डिटरमाइन द ट्रूथ ऑफ द एलिगेशन। ठीक है, क्या बोला है कि जब CCI प्रोसीडिंग चल रही थी तो 2 फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, तो प्लेंटिफ ने रिक्वेस्ट करा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि आप एक्सपर्ट की सर्विस कॉल कर लो टू डिटरमाइन द ट्रूथ। अब रिस्पॉन्डेंट ने अपोज कर लिया कि एक्शन कैन नॉट बी टेकन बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट की हेल्प यूज़ कर सकता है? ठीक है, तो क्या बोला है कि कॉम्पिटिशन कमीशन में, देखो जरूरी नहीं है, मे कॉल अपॉन एक्सपर्ट तो इन द फील्ड ऑफ, वही है पूरा लाफ है, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कुछ अच्छे पॉइंट थे, इंटरनेशनल अफेयर्स है, पब्लिक इंटरेस्ट है, कॉम्पिटिशन मैटर्स है, ठीक है, ये सब चीज़ें थी। चलो अब आती है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म द एन ओपिनियन डेट मिस्टर CMB, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ओपिनियन फॉर्म करा कि मिस्टर CMB हैज़ एक्वायर्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ओपिनियन फॉर्म किया। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फॉर्म एन ओपिनियन डेट, जो मिस्टर CMB है, जो मेंबर ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन है, उसने एक्वायर करा फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब एक्वायर करा फाइनेंशियल इंटरेस्ट विच अफेक्ट द फंक्शन ऑफ मेंबर। ठीक है, अब ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिमूव करना है तो रेफरेंस किसको देना पड़ेगा? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव तो कर सकता है पर वो रेफरेंस देना पड़ेगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट इशू करेगा, रिपोर्ट के थ्रू आफ्टर इंक्वायरी वो रिपोर्ट इशू करेगा, रिपोर्ट के थ्रू बताएगा कि रिमूव करना है कि नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगा। ठीक है, तो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है मेंबर को फॉलोइंग द अबव प्रोसीजर। और 21st क्वेश्चन की डिस्प्यूट हुआ PQR ABC में, तो डिस्प्यूट जो है वो पेंडिंग है CCI में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग PQR ने सबमिट करी एप्लीकेशन डेट सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट ऑब्टेन, ABC ने ऑब्जेक्शन रेज करा। तो क्या है ये ऑब्जेक्शन क्यों रेज करा? ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन में कॉल सर्विस फ्रॉम एक्सपर्ट। ठीक है, वही एक्सपर्ट जो है इन सब फील्ड में होना चाहिए, वो इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक अफेयर्स। देखो इंटरनेशनल ट्रेड ये देख लेते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, कॉम्पिटिशन मैटर्स। इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन थे जैसे कि वेदर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सप्लाई कर रहा है वाटर फॉर इरीगेशन, तो देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ACDS में रहता है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, डिफेंस और स्पेस, वो उसमें वो इंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आता, बाकी सब में तो वो इंटरप्राइज की डेफिनेशन में आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वेदर अ पर्सन जो परचेस गुड्स करा है पर वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, तो क्या फिर भी वो कंज्यूमर है? तो हाँ, फिर भी वो कंज्यूमर है।
देखो एक और क्वेश्चन की हाई एनर्जी ऑयल इंजन्स लिमिटेड या ऑल पावर बैटरीज लिमिटेड वो एंटर हुए किसी अरेंजमेंट में टू कंबाइन देयर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो कंबाइन देयर बिजनेस एक्टिविटी, टोटल टर्नओवर 7,000 करोड़ है। ओके, टोटल प्रेजेंट टर्नओवर ओके 7,000 करोड़ है। आफ्टर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमेलगमेशन ऑफ टू कंपनी, कॉम्पिटिशन कमीशन ने ऑर्डर पास किया अप्रूविंग द कॉम्बिनेशन विद सर्टन मॉडिफिकेशन एंड टू रिपोर्ट विद इन 30 वर्किंग डेज। 1 सेकेंड, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला कि जो हाई एनर्जी ऑयल इंजन है, ऑल पावर है, वो एंटर हुए है अरेंजमेंट में क्यों ना हम जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटी कंबाइन करें। प्रेजेंट टर्नओवर 7,000 करोड़ है लेटेस्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। जब उनको ये इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई अमेलगमेशन की दो कंपनी की, तो कंपटीशन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया अप्रूविंग द कॉम्बिनेशन की, चलो कॉम्बिनेशन को अप्रूव करो। तो हो सकता है कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। एंड टू रिपोर्ट विद इन 30 वर्किंग डेज, और 30 वर्किंग डेज में एंड टू रिपोर्ट विद इन 30 वर्किंग डेज। तो कॉम्बिनेशन अप्रूव करा है विद मॉडिफिकेशन, और उनको बोला कि रिपोर्ट करो 30 वर्किंग डे में, पर 90 डेज हो गए, कंपनी हैज़ नॉट मेड द मॉडिफिकेशन ही नहीं करा। ठीक है, तो अप्रूव करा था कॉम्बिनेशन विद मॉडिफिकेशन। तब ये अप्रूव करा कॉम्बिनेशन विद मॉडिफिकेशन क्या है समझना पड़ेगा। इन्होंने 90 डेज तक नहीं करा। कमेंट ऑन द कॉन्सिक्वेंस की नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ मॉडिफिकेशन, कि आपको तो अप्रूवल दिया था मॉडिफिकेशन के साथ ना, तो सीसीआई मॉडिफिकेशन कर सकता है, पर अगर आपने मॉडिफिकेशन नहीं किया तब क्या करेंगे। तो देखो इसमें ऐसा है कि जो है अगर पार्टीज एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, फेल टू एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन, जो सीसीआई ने बोला मॉडिफिकेशन, ठीक है, तो बोला क्या यार कॉम्बिनेशन को मैं अप्रूव कर दूँगा कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, और जो पार्टी ने जो है कॉम्बिनेशन को वो मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करा 30 वर्किंग डेज में, और विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 वर्किंग डेज, तो कॉम्बिनेशन शैल बी डीम टू है। तो फिर ऐसे इसमें कॉम्बिनेशन को मान लिया जाएगा कि भैया तेरा एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, और डील होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। देखो एज पर सबसेक्शन 10 वेयर द कमीशन हैज़ डायरेक्टेड दैट द कॉम्बिनेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट, कमीशन ने डायरेक्ट किया है दैट द कॉम्बिनेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट, या तो कॉम्बिनेशन इज डीम टू है एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, अंडर सबसेक्शन 9 देन विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी पेनल्टी, विदाउट बायस टू एनी पेनल्टी विच मे बी इम्पोज और एनी प्रोसिक्यूशन विच मे बी इनिशिएट, तो उससे तो बायस नहीं होंगे। ठीक है, तो विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी पेनल्टी भी लगेगी, प्रोसिक्यूशन भी होगा ही होगा, उससे बायस नहीं होते हुए सेंट्रल कमीशन ऑर्डर करेगा कि जो एक्विजिशन कर रहे हो ना 5A में, जो कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो ना 5B में, जो मर्जर अमेलगमेशन कर रहे हो ना 5C में, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो देखो अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा था विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्या बोल के रखा था, अप्रूविंग द कॉम्बिनेशन विद सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड टू रिपोर्ट कि भैया सुधार कर लो। ठीक है, आप जो है उसको एक्सेप्ट कर लो 30 वर्किंग डेज, विच कैन बी एक्सटेंड टू फर्दर 30 डेज, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, उसका जो है हम एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट मान लेंगे, एंड सिंस एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट मान लेंगे तो विदाउट प्रिजुडाइज, वो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से तो प्रिजुडाइज हो ही नहीं रहे हैं, वो ये जो एक्विजिशन 5A 5B में एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल 5C में मर्जर एंड अमेलगमेशन है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है टू डू मैसिव बैंकिंग रिफॉर्म्स कर रहा है, वो अपन देख भी रहे हैं। तो द मर्जर अमेलगमेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, अदर नेशनलाइज्ड बैंक to pool their synergy and make a competitive and vibrant device in the economic development, it is likely that the asset value or turnover of the acquirer nationalized bank and the target nationalized bank will cross to the particular threshold prescribed। तो अब देखो इधर मर्जर अमेलगमेशन हो रहा है कि एक्विजिशन हो रहा है कि कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज़ हो रहा है, ये भी तो देखो। ठीक है, तो देखो मर्जर एंड अमेलगमेशन की बात करिए, मतलब कि 5C यूज़ हो जाना चाहिए इसमें। ठीक है, तो एग्जामिन एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन, वो कॉम्बिनेशन कब माना जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल के रखा है कि एक्विजिशन ऑफ वन और मोर इंटरप्राइज, तो एक्विजिशन एक या एक से ज़्यादा इंटरप्राइज द्वारा बाय वन और मोर पर्सन, द एक्विजिशन ऑफ वन और मोर इंटरप्राइज बाय वन और मोर पर्सन। ठीक है, एक और एक से ज़्यादा इंटरप्राइज का एक और एक से ज़्यादा पर्सन द्वारा। ठीक है, और एक्विजिशन वन और मोर इंटरप्राइज बाय वन और मोर पर्सन, मर्जर अमेलगमेशन जो भी है, शैल बी कंसिडर कॉम्बिनेशन। ठीक है,
and person or enterprise if any acquisition where parties to acquisition being acquirer and the enterprise whose control shares voting right or asset has been acquired, तो जिसका ACS asset control shares voting right अगर एक्वायर कर रहे हैं तो क्या बोला है कि एक्विजिशन ऑफ वन और मोर इंटरप्राइज बाय वन और मोर पर्सन, ठीक है, मर्जर अमेलगमेशन ऑफ इंटरप्राइज and person or enterprise if any acquisition where the parties to the acquisition being acquirer and the enterprise जिसके कंट्रोल एक्वायर करे, कंट्रोल शेयर वोटिंग राइट एसेट्स हैज़ बीन एक्वायर्ड और हैव बीन एक्वायर्ड और बीइंग एक्वायर्ड जॉइंटली हैव इन इंडिया, उसका इंडिया में असेट्स ऑफ द वैल्यू 2000 करोड़ और टर्नओवर होना चाहिए मोर देन 6000 करोड़। फिर बोल के रखा है कि कोई पर्सन इंटरप्राइज कॉम्बिनेशन में एंटर नहीं हो सकता जिसका एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। ऑब्वियस अगर एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट है तो नहीं एंटर हो सकता। तो इसमें एक अच्छा पॉइंट ये था कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय जो भी है ये जो पावर्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट एग्जाम कर सकता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जाम कर सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफ़र ऑफ द होल या पार्ट देयर ऑफ, ट्रांसफ़र करो होल या पार्ट देयर ऑफ एंड एमलगमेशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफ़र ऑफ होल और पार्ट देयर ऑफ, देखो तीन चीज़ें, रिकॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफ़र ऑफ होल या पार्ट देयर ऑफ या एमलगमेशन ऑफ नेशनलाइज बैंक, इनको एग्जाम्प्ट कर सकता है। एंड द बैंकिंग कंपनी, ठीक है, वो एक्ट के तहत, ठीक है, फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ 5 and 6 और फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर्स से जो है 10 ईयर्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ये एग्जाम्प्ट कर सकता है। तो क्या बोल के रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट जो है एग्जाम कर सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफ़र ऑफ होल और पार्ट देयर ऑफ, देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसफ़र ऑफ होल या पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, एमलगमेशन, ठीक है, अंडर जो भी एक्ट है बैंकिंग कंपनीज एक्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन इनको कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन से 10 साल तक। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 25, देखो ये क्वेश्चन नंबर जो है 24 ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जनवरी एग्जाम में आया, ठीक, मतलब कि एग्जामिशन से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्लानिंग टू डू मैसिव बैंकिंग रिफॉर्म्स थ्रू मर्जर। ओके, एक और आ गया, मर्जर से करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो पूरा का पूरा वैसे ही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, इज प्लानिंग टू डू मैसिव बैंकिंग रिफॉर्म्स थ्रू मर्जर ऑफ द सम ऑफ द नेशनलाइज बैंक इन अदर नेशनलाइज बैंक, ये तो मर्जर करने वाले हैं टू पूल देयर सिनर्जी एंड मेक दम कॉम्पिटिटिव। इट इज़ लाइकली दैट असेट वैल्यू और टर्नओवर ऑफ द एक्वायरर एंड टारगेट, ठीक है, विल क्रॉस द थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब्ड द कॉम्पिटिशन एक्ट। और लाइकली कि जो ये मर्जर वर्जर से करेंगे ना तो जो असेट और टर्नओवर है वो एक जो है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाएगा। एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट वेदर सच मर्जर शैल कॉन्स्टिट्यूट कॉम्बिनेशन, क्या ये मर्जर कॉम्बिनेशन माना जाएगा, एंड शैल इट डीम टू बी वॉइड, कॉम्बिनेशन माना जाएगा कि वॉइड हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कब माना जाता है, कॉम्बिनेशन कब माना जाता है, देखो अब वही है क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, ये वापस देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो सेक्शन 5, द एक्विजिशन, जब हम एक या एक से ज़्यादा इंटरप्राइज से कर रहे हैं बाय वन और मोर पर्सन, ये एक्विजिशन हो गया। एक हो गया अपना जो है अपना एक्विजिशन बाय कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटीज़ हो गया, एक एक्विजिशन हो गया ऑफ असेट कंट्रोल राइट। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक्विजिशन ऑफ वन और मोर इंटरप्राइज, देखिए वन और मोर इंटरप्राइज का एक्विजिशन बाय वन और मोर पर्सन, एक चीज़ ये। दूसरी मर्जर एमलगमेशन ऑफ इंटरप्राइज, वो कॉम्बिनेशन मान लिया जाएगा ऑफ सच इंटरप्राइज एंड पर्सन ऑफ इंटरप्राइज इफ़ एनी एक्विजिशन वेयर द पार्टीज टू एक्विजिशन बीइंग एक्वायरर, जो पार्टीज है एक्विजिशन में जो एक्वायरर है, एंड द इंटरप्राइज जिससे कंट्रोल शेयर वोटिंग राइट असेट्स एक्वायर्ड हो रहे हैं या बीइंग एक्वायर्ड हो रहे हैं जॉइंटली, दोनों पार्टी का जॉइंटली जो है इन इंडिया, असेट्स 2000 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर 6000 करोड़ से ज़्यादा हो। दो पर्सन एक्वायर हो रहे हैं तो पर्सन जॉइंटली है, इंटरप्राइज एक्वायर हो रहे हैं तो इंटरप्राइज जॉइंटली है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में जॉइंटली है वो। ऐसा केस में हमको असेट देखना पड़ेगा मोर देन 2000, टर्नओवर मोर देन 6000, ठीक है। अब एज पर सेक्शन 6, कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल एंटर इनटू कॉम्बिनेशन, कोई पर्सन कॉम्बिनेशन में एंटर नहीं कर सकता जिस कॉम्बिनेशन से एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन ही वॉइड कर दिए जाएंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन ही तुमको वॉइड करार कर दिए जाएंगे, कॉम्बिनेशन वॉइड है। वाइड नोटिफिकेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द, अब नोटिफिकेशन से इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय, ठीक है, ए ऑफ सेक्शन 54, सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट
एग्जाम कर सकता है इन ऑल केसेस, एग्जाम कर सकता है इन ऑल केसेस मतलब वो ABC, जैसे कि एक्विजिशन और एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। पहले तो एक्विजिशन था असेट कंट्रोल वोटिंग राइट और शेयर्स का एंटरप्राइज के, तो सारे केसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक तो पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन है, फिर ट्रांसफ़र करो होल या पार्ट देयर ऑफ, ट्रांसफ़र ऑफ द होल और पार्ट देयर ऑफ, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करना या ट्रांसफ़र करना होल या पार्ट देयर ऑफ। देखते रिकॉन्स्टिट्यूशन किसका, बैंक का, ट्रांसफ़र और होल या पार्ट देयर ऑफ बैंक में, ठीक है। होल अंडरटेकिंग या पार्ट हम सेल कर रहे हैं। एमलगमेशन ऑफ नेशनलाइज बैंक, एमलगमेशन ऑफ नेशनलाइज बैंक, ठीक है, अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, ठीक है। बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1970-1980 फ्रॉम द एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकता है, तो ऐसा पढ़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकता है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5(6) ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है। कितने साल के लिए, 10 साल तक के लिए। तो एग्जाम कर सकता है, एग्जाम्प्ट कर सकता है, ठीक है। एग्जाम कर सकता है एक्विजिशन, एमलगमेशन, बैंकिंग कंपनीज का, ठीक है। एग्जाम कर सकता है फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन। और कब तक एग्जाम कर सकता है, 10 साल तक एग्जाम कर सकता है। ये नोटिस का पब्लिकेशन हुआ, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, नोटिस पब्लिकेशन हुआ, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस से 10 साल तक एग्जाम्प्ट, ठीक है। तो इन द इंस्टेंट केस मर्जर ऑफ सम ऑफ द नेशनलाइज बैंक इनटू अदर नेशनलाइज बैंक, वो कॉम्बिनेशन नहीं है, वो वॉइड है। तो देखो इस तरीके से अपने कॉम्बिनेशन कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने देखा हो तो अभी के जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन की उधर से ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो ठीक है भैया, देख लेंगे वो। इसके पहले सारे एग्रीमेंट से पूछ रहे थे, अब जो है कॉम्बिनेशन के पूछ रहे हैं, तो वो एक बार कर लेना। अब बोर्ड सिलेबस में है तो एक बार इसका ध्यान दे देना, जो है अभी एग्ज़ाम टाइम में इसको क्विकली जो है इंटू 2 की स्पीड में आप देख लेना, तो हो जाएगा अच्छे से आपका। और रही बात जो है दूसरे चैप्टर्स की, तो दूसरे चैप्टर्स के वीडियो तो डालता हूँ, फिर मैं अपन करते हैं वो दूसरे चैप्टर्स के भी। अब इधर अपन ने ना क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन किया, तो पर अपन करें क्या, मतलब क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करें तो एटलीस्ट भाई, अगर आप अपन क्वेश्चन नहीं देखते ना, तो अगर अपन सिर्फ अगर प्रोविजन से पढ़ते तो हो सकता था कि एग्जामिनेशन वाले पॉइंट अपन पढ़ते ही नहीं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं आए अभी तक, अभी है तो वो पढ़ने में आता नहीं। तो अपन प्रोविजन भी पढ़ते ही है, पर एक बार क्वेश्चन देखना भी जरूरी था, नहीं तो क्वेश्चन देखे बिना तो दिक्कत हो जाती। या तो प्रोविजन तुम सारे पढ़ो, पर प्रोविजन सारे पढ़ने में नहीं आते, अब प्रोविजन भी कितने ही पढ़े अपन, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखो। दूसरे वीडियो है 336-338 वीडियो हो चुके हैं, तो अब तो बनता है, कंसिस्टेंसी है ही। तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अच्छा रहेगा। कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, कुछ बताओ, तो जो है वो बेटर जो है, फिर वो वीडियोस आगे बेटर होते जाएंगे, ऐसा ही है ना, फिर वो वीडियोस आगे बेटर ही होंगे, इंप्रूवमेंट होगा वीडियोज़ में, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।